हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, हाई कोर्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी, सीएससी और अदर यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो हम लोग उच्चतम न्यायालय पे बात कर चुके थे। उच्चतम न्यायालय में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये टॉपिक हम वहां भी पढ़ाया था आपको, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था। बताया था आपको कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श अवश्य लेंगे। इसी प्रकार से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श अवश्य लेंगे और संबंधित राज्यपाल की परामर्श लेंगे। तो संरचना बताई थी, संरचना क्या होगी उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय में 1+33 बताए थे। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय में ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये नहीं बताया गया है कि कितने न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश कितने होंगे उच्च न्यायालय में। ये अलग अलग राज्यों में संख्या अलग अलग है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे। तो इनका कार्यकाल कितना होगा, हमने केंद्र के लिए बताया था, उच्चतम न्यायालय के लिए बताया था कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनके न्यूनतम कार्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, क्योंकि अधिकतम कोई 65 वर्ष तक ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह सकता है। इसी प्रकार से उच्च न्यायालयों में भी न्यूनतम कार्यकाल की चर्चा नहीं की गई है। अधिकतम कोई व्यक्ति 62 वर्ष तक ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है। इनको हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया बताई थी आपको कि दोनों सदनों में प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे पूरा। इनकी शक्तियां और कार्यों पे भी बात की थी। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय के गठन, प्रक्रिया, स्वतंत्रता, अधिकार का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। और आपको बता दें कि 2 या 2 से 7वां संविधान संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन, जब हम राज्यपाल आपको पढ़ा रहे थे तब भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चर्चा की थी। क्या बताया था, याद होगा आपको। हमने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। इन द सेम वे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और 7वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक साझा उच्च न्यायालय होगा।
ऐसे कई उच्च न्यायालय हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट न्यायालय है, गोवा को बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 25 उच्च न्यायालय हैं, तो वो इसी प्रकार से है। वैसे तो 28 जब राज्य हैं तो 28 उच्च न्यायालय भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है। 2 राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है। सभी यूनियन टेरिटरी में केवल दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो संरचना क्या होगी? संरचना क्या होना चाहिए? तो यहां +1 प्लस कुछ अन्य न्यायाधीश, जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। नियुक्ति, आपको बता दें कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक लंबे समय तक विवाद चला। यहां हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, प्रथम न्यायाधीश मामला, प्रथम न्यायाधीश मामला। आपको बता दें कि संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 50 में नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए कार्यपालिका से। न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, न्यायपालिका बिल्कुल पृथक होना चाहिए। तो प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में यह कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से होना चाहिए। परामर्श, अब चूंकि ये शब्द अपने आप में स्पष्ट नहीं था, ये प्रथम न्यायाधीश मामले में कि परामर्श का क्या मतलब लिया जाए, विचारों का आदान प्रदान समझा जाए या फिर बाध्यता समझी जाए। ठीक है, परामर्श का मतलब क्या? विचारों का आदान प्रदान किससे? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से विचारों का आदान प्रदान करके करे, या फिर राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हो सलाह, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हो। क्लियर नहीं हो पाई बात। यहां प्रथम न्यायाधीश मामले के बाद द्वितीय न्यायाधीश मामला आया सामने। द्वितीय न्यायाधीश मामला, और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहिए। ठीक है, यानी यहां पर राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया गया? एक प्रकार से राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी किया गया।
कि अब राष्ट्रपति अकेले नियुक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश मामले में कहा गया परामर्श से करेंगे। उच्चतम न्यायालय के जो सीजेआई होंगे, मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, उनकी परामर्श से नियुक्ति की जाएगी। लेकिन परामर्श शब्द अपने आप में क्लियर नहीं था। परामर्श यानी एडवाइस का क्या मतलब लिया जाए, विचारों का आदान प्रदान या राष्ट्रपति पर सलाह बाध्यकारी हो, तो कुछ क्लियर नहीं था। इसलिए द्वितीय न्यायाधीश मामला आया और राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी किया गया कि राष्ट्रपति क्या करे, सीजेआई की परामर्श जरूर ले। फिर तृतीय न्यायाधीश मामला आया। तृतीय न्यायाधीश मामला, और यहां स्पष्ट कर दिया, ये आपको बता दें ये 1993 में आया था। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993। इसके बाद 1998 तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 में ये कहा गया कि सीजेआई भी अकेले डिसीजन नहीं देंगे। सीजेआई अपने कॉलेजियम के तहत 1+4 का जो कॉलेजियम है, इसे 1+4 का जो कॉलेजियम होता है, इसके तहत नियुक्ति की जाती थी। तो इसमें कम से कम 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह सीजेआई जरूर लेंगे। 1+2 यानी अब कितने, कम से कम एक तो स्वयं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश की परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति को सलाह देंगे और इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नियुक्ति पर बात करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ मामले थे न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े हुए। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई की परामर्श के बाद। ठीक है, आपको बता दें कि जब राज्यों का मामला है तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श अवश्य ली जाएगी। राज्य में जो उच्च न्यायालय होगा उसके न्यायाधीश की परामर्श, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श, न्यायाधीश की परामर्श पर, और राज्यपाल की परामर्श के बाद। ठीक है, तो अब अगर हम सरल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की परामर्श के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो नियुक्ति संरचना हम लोग देख ही चुके हैं। अब इनका कार्यकाल कितना होगा, कितना कार्यकाल होना चाहिए? तो आपको बता दें, हमने बताया था कि न्यूनतम कार्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, न्यूनतम, अधिकतम कितना? अधिकतम 62 वर्ष। ठीक है, और ये भी आपको बता दें कि ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। 15वें
15वें संविधान संशोधन के बाद, ये 1963 में किया गया था। 15वें संविधान संशोधन के बाद पहले उम्र कितनी होती थी? 60 वर्ष होती थी, और 15वें संविधान संशोधन के बाद 62 वर्ष कर दी गई उम्र। शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेंगे? तो आपको बता दें कि राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी। राज्यपाल या इसके द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है। क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि योग्यता के लिए हमने आपको बताया था कि योग्यता नंबर 1, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था योग्यता में? यहां से लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या बताया था? उसे न्यायिक सेवा में 10 वर्षों का अनुभव हो, न्यायिक सेवा में 10 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो, या फिर क्या हो, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता हो लोअर कोर्ट में, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, किसी अधीनस्थ कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, किसी अधीनस्थ कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार व्यक्ति हो, विधिवेता हो, राष्ट्रपति की नजर में विधिवेता हो। ठीक है, तो इसके बाद वेतन भत्ता, वेतन भत्ते में हमने क्या बताया था कि वेतन भत्ता इन्हें संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो संसद ने 2018 में क्या कर दिया, यानी जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश के लिए कितना कर दिया, 2,50,000, और अन्य के लिए कितना कर दिया, अन्य के लिए 2,28,000। ठीक है, ऐसा संसद ने 2018 में किया। ठीक है, 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश के लिए और 2,28,000 अन्य न्यायाधीशों के लिए। ठीक, और अब हम लोग हटाने की प्रक्रिया पे बात करने जा रहे हैं। हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने के लिए हमने बताया था कि इनको कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है, इन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया, संविधान में विशेष प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
और वो विशेष प्रकार की प्रक्रिया क्या है? वो विशेष प्रकार की प्रक्रिया क्या है? वो विशेष प्रकार की प्रक्रिया यानी 2/3 सदनों से दोनों सदनों के, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। इसके बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, और फिर दोनों सदनों के बाद प्रस्ताव, सॉरी बिल नहीं कहेंगे, प्रस्ताव कहेंगे, दोनों सदनों के बाद जो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और उस प्रस्ताव पर जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो न्यायाधीश अपना पद छोड़ देते हैं। तो हम लोग प्रक्रिया को देखते हैं। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया याद करिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हमने क्या बताया था कि लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य, ठीक है। जब इनमें कंफ्यूजन हो तो आप याद कर लेना कि सदस्य संख्या कहां ज्यादा है। लोकसभा में ज्यादा है इसलिए 100 सदस्य और राज्यसभा में कम है तो 50। कई बार ऐसी कंफ्यूजन होगी आपको कि राज्यसभा में 100 या लोकसभा में 50, तब आप रुकना थोड़ा सा देर और सोचना कि सदस्य संख्या कहां ज्यादा है। तो लोकसभा में ज्यादा है इसलिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्य, ठीक है, लिखित रूप में आरोप लगाएंगे और इसके बाद जो प्रस्ताव होगा वो सभापति, ये पहली सीढ़ी है, इसके बाद सभापति या अध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार ये उनकी इच्छा पर छोड़ा गया है। सभापति या अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि स्वीकार कर लिया गया प्रस्ताव तो एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी और उस समिति में कौन होगा? 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी और उस समिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और कोई अन्य विधिवेता होगा जो विधि का जानकार व्यक्ति हो। इसके बाद समिति लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। साबित कदाचार और असमर्थता, ये 2 आधार होते हैं न्यायाधीशों को हटाने के लिए, साबित कदाचार और असमर्थता। तो साबित कदाचार और असमर्थता की समिति जांच करेगी। साबित कदाचार और असमर्थता की समिति जांच करेगी और जांच यदि सही पाई गई तो प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो लोकसभा में कितना? कम से कम 273 और राज्यसभा में कितना? 123, यानी विशेष बहुमत से, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें
पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद ये पद मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पदोन्नति पर, सॉरी स्थानांतरण पर, ट्रांसफर पर, स्थानांतरण। तो हमने आपको बताया था कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इनका ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा वो संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श के बाद ही करेगा। राष्ट्रपति इनका ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनकी शक्तियां, हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य। ठीक है, शक्तियां और कार्य। तो इसमें हमने, आप याद करिए, जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ा रहे थे आपको, तब हमने क्या बताया था आपको, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाह क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय और पुनरावलोकन। तो यहां भी उसी प्रकार से हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी इसमें हमने आपको बताया था, याद करिए, कि ऐसे कई मामले होते हैं जिनकी शुरुआत डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में की जाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, दो या दो से अधिक राज्य आपस में लड़ रहे हो, या केंद्र राज्य आपस में लड़ रहे हो, या मौलिक अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित मामला हो, तो ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे मामले हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मामला हो, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला हो, या राजस्व का मामला हो, ठीक है, या संवैधानिक व्याख्या का मामला हो। वैसे तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन राज्य जो लोअर कोर्ट के अधीन, ठीक है, लोअर कोर्ट के अधीन संवैधानिक व्याख्या का मामला। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के हनन का मामला, राजस्व का मामला और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। ठीक है, इसके बाद अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली, आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट अपील की अंतिम न्यायालय है। अपीली क्षेत्राधिकार, याद करिए, अपीली क्षेत्राधिकार में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अपील की अंतिम न्यायालय है। तो यहां हमने क्या लिखेंगे अपीली क्षेत्राधिकार में, कि जो लोअर कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनके खिलाफ अपील कहां की जा सकती है, इनके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो लोअर कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ अपील, ठीक है, कहां की जाएगी, हाई कोर्ट में की जाएगी। लोअर कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति हार गया है तो उसके निर्णय के खिलाफ, या अन्य कई ट्राइब्यूनल होते हैं स्टेट में, उनके खिलाफ कहां जा सकता है व्यक्ति, हाई कोर्ट में। सलाह क्षेत्राधिकार यहां नहीं होगा, यहां अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय में क्या बताया था हमने आपको, याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अभिलेख न्यायालय है। उसके निर्णयों को किसी हाई कोर्ट और किसी लोअर कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, और अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार से जो हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के निर्णयों को किसी भी लोअर कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के तौर पर, ठीक है, प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, और अवमानना के लिए यहां भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, पर्यवेक्षण का काम करता है। ठीक है, जितने भी नीचे कोर्ट हैं उनका पर्यवेक्षण करता है।
ठीक है, और पुनरावलोकन करने का भी अधिकार है। अपने निर्णयों के अगेंस्ट पुनरावलोकन कर सकता है। दूसरी चीज, केंद्र और राज्य का जो कानून होता है वो उस सीमा तक नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, खत्म करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जल्दी ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।